हेलो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे प्रतीक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रतीक, जब हम साहित्य में किसी भी विषय पर अपनी बात कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रतीक का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक क्या है, कितने प्रकार के हैं, आज यही जानना इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है। मित्रों, हम अपने विषय पर आगे बढ़ें इसके पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बजा दें और शेयर भी अवश्य करें। मित्रों, प्रतीक एक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध करवाता है। प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए काव्य में प्रयुक्त होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लें तो तिरंगा झंडा भारतीय राष्ट्र का, रुपया भारतीय सिक्के का, वट वृक्ष विद्या का, कमल भारतीय संस्कृति का तथा नागरी भारतीय लिपि का प्रतीक है। इसी प्रकार जयचंद देशद्रोही का, शिवाजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी का, कालिदास कवि का, मीरा भक्त का, बृहस्पति ज्ञान का और गांधी शांति का प्रतीक है। यह प्रतीक पद्धति सभी देशों और सभी कालों में प्रचलित रही है और इसी पर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। प्रतीक शब्द रूप में किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करता है। जैसे काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, यहाँ पर कवि ने नलिनी शब्द का प्रयोग किया है जो वास्तव में जीवात्मा का प्रतीक है और इससे स्पष्ट होता है कि नलिनी का यहाँ शब्दार्थ न होकर प्रतीकार्थ ग्रहण किया गया है। जब हम प्रतीक की विशेषताओं को देखते हैं तो चार विशेषताएं इसकी हमें नजर आती है। सबसे पहले, अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम प्रतीक है। नंबर 2, तुरंत मन में किसी भाव को जागृत कर देने वाले शब्द जो काव्य में प्रयुक्त होते हैं वे प्रतीक कहलाते हैं। नंबर 3, प्रतीक पर युग, देश, संस्कृति एवं मान्यताओं की छाप रहती है। नंबर 4, कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक प्रारंभ में व्यक्तिगत होते हैं पर धीरे धीरे वे रूढ़ हो जाते हैं। जब हम साहित्य में इनके प्रयोग की बात करते हैं तो साहित्य में इनका प्रयोग प्रारंभ से ही होता रहा है। कबीर आदि कवियों की रचनाओं में प्रतीकों का प्रचुरता से प्रयोग हमें प्राप्त होता है। हम जब प्रतीक के भेद पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं भावोत्प्रेरक प्रतीक। ये प्रतीक भावों को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं, इसलिए भाव या राग की इनमें प्रधानता रहती है। जैसे कमल, चंद्रमा, कुमुदनी इसी प्रकार के प्रतीकों के अंतर्गत आते हैं। अगले भेद के रूप में हम लेते हैं विचारोत्पादक प्रतीक। ये हमारी विचार शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, वैचारिक आधार हमें देते हैं, जैसे विभीषण, गांधी। अगले प्रतीक के भेद के रूप में हम लेते हैं वैयक्तिक प्रतीक। ये कवि के निजी प्रतीक होते हैं जो उसकी अपनी अनुभूति पर आधारित होते हैं। जैसे कबीर ने माली शब्द का प्रयोग किया है जो काल का प्रतीक है। अगला भेद है परंपरागत प्रतीक, जो परंपरा से काव्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होते रहे हैं। जैसे हंसा शब्द को लेते हैं, ये जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। इसी प्रकार प्रतीक का एक भेद है परंपरा मुक्त प्रतीक, जो परंपराओं को छोड़कर प्रयोग किए गए काव्य के प्रतीक हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे नई कविता के प्रतीक, एक प्रतीक को लेते हैं हम जो आगे ने प्रयोग किया है, साहब तुम सभ्य तो नहीं हुए, उनकी पंक्ति है। यहाँ साफ शब्द का प्रयोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है।
एक भेद है भावपरक प्रतीक, जो वास्तव में शब्द चित्र न होकर भाव आश्रित होते हैं, जैसे छायावादी प्रतीक इसके अंतर्गत आते हैं। अगले प्रतीक के भेद के रूप में हम लेते हैं व्याख्यात्मक प्रतीक। इनका चयन गुणों एवं विशेषताओं के कारण किया जाता है, जैसे सिंह वीरता का प्रतीक है। एक अगला भेद है प्रकृति परक प्रतीक, जो प्रकृति के उपादानों पर आधारित होता है, जैसे कमल, चांदनी, गगन इत्यादि। वास्तव में यदि देखें तो प्रतीक काव्य भाषा का वह तत्व है जो भाव की अभिव्यक्ति को सबल बनाता है और भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से अपनी बात को समाप्त करते हैं। मधुमय बसंत जीवन वन के, यहाँ पर बसंत शब्द यौवन का प्रतीक बनकर आया है। धन्यवाद मित्रों।